आशुतोष, जाहिर तौर पर उम्मीद की किरण अब इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि जल्द से जल्द राहत अब वहां पर पहुंच सकेगी, सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं, सड़क माध्यम से भी। यानी कि धीरे धीरे अब वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें भी तेजी आएगी। देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए इतने बड़े स्केल पर इसको करना बहुत मुश्किल होगा। ये केदारनाथ की आपदा के बाद आपको पता कि समय बहुत ज्यादा लग रहा था, मौसम खराब होना, सोचिए ये पूरा इतना लंबा रास्ता 150 मीटर का स्ट्रेच खत्म हो चुका था। अब पीछे क्या है कि आईटीबीपी की गाड़ियां हैं, उसी के साथ साथ एनडीआरएफ की आगे भी गाड़ियां हैं, आर्मी की इंजीनियरिंग टीम आ रही है। अब जो पुल है, मैं उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं कि इस पहाड़ी से लेकर के उस पहाड़ी के बीच में एक पुल है, हालांकि ये काफी दूरी ज्यादा है, लेकिन 50 मीटर नीचे नदी है, और अगर वो पुल पानी के प्रवाह में बह गया, आप उसे जोड़ेंगे कैसे? उसके लिए आपको सड़क मार्ग की जरूरत होगी। जब यहाँ से जो मटेरियल है, लोहे की बड़ी बड़ी ब्रिज है, वैली ब्रिज लोहे की होती है, वो सब है, वो सब पीछे खड़ी इंतजार करिए। अब एक रास्ता खुल गया, जिस रास्ते पर कल तक जिस रास्ते ने हमारा रास्ता रोका था, अब इस रास्ते से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। बीआरओ और ग्रेफ की जो टीम है, अब ये भी हमारे साथ है। तो सर बताएं, अगले वाले ब्रिज पर वहां शुरू कर दिया आप लोगों ने काम? सर सीनियर है, पहले उनसे आप पूछ लीजिए कितना समय लगेगा, कुछ अंदाजा बता सकते? पहले बात है सर। चलिए, वहां पर भी दरअसल ऑपरेशन शुरू किया और जो मशीनें यहाँ काम कर रही थी अब वो आगे बढ़ चुकी हैं। एक रास्ता अगर ये बन जाता है तो 24 घंटे का समय मान सकते हैं, क्योंकि आर्मी की जो इंजीनियरिंग टीम है वो उसकी स्किल अलग है, वो उस वैली ब्रिज को रिस्टोर कर लेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद सिर्फ कुछ घंटे रह जाएंगे, हम हर्षिल और धराली के बेहद नजदीक पहुंचेंगे। और जब सारा तंत्र वहां पर पहुंचेगा, तब न सिर्फ आपदा की वो जो तस्वीरें वो सामने आएंगी, बल्कि जो प्राथमिकता होगी कि जगह जगह जाकर देखना वहां कितने लोग थे, कितने जीवित हो सकते हैं, उन जगहों तक भी संसाधनों से पहुंचना जहां इस समय जो लोग वहां रेस्क्यू कर रहे हैं शायद संभवतः पैरों से चलकर न जा सके। नेहा, तो उम्मीद की एक किरण हर दिन, आज मौसम भी साफ है और एक रास्ता पूरा हुआ, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर दिन, हर घंटे, हर कदम हम उस जगह के नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अब ऑपरेशंस में गति आएगी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल मौसम और सड़क बाधित होने की वजह से धीमी गति से चल रहे थे, अब उन्हें थोड़े बड़े स्केल पर चलाया जा सकेगा क्योंकि अब वहां तक पहुंचने का रास्ता साफ हो रहा है। लगातार ये जवान लगे हुए हैं किसी तरीके से मलबा साफ करने में। हालांकि अभी ह्यूमन एफर्ट ही दिखाई दे रहा है, मशीन्स वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब तो मशीनरी भी पहुंच पाएगी जिससे मलबा साफ करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि अब तक हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जवान मैन्युअली काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, हेलीकॉप्टर में 4-5 लोगों की जगह होती है। आप ज्यादा से ज्यादा जो छोटे छोटे फावड़े होते हैं वो ले जा सकते हैं, रेडियो सेट ले जा सकते हैं। कुछ इंजीनियर्स की टीम वहां गई है जो कम्युनिकेशन स्टोर करके, देखिए चॉपर इस समय जा रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी, और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर इलाका है, 2-4 जो हेलीपैड है, वहां से एक एक करके। वैली जब तक साफ है, जब तक कुदरत मेहरबान है, तब तक ये ऑपरेशन तो हो सकते हैं। लेकिन जो सड़क मार्ग है, मसलन जैसे ही कैमरा आप सोचिए हवाई मार्ग से नीचे की ओर आएगा, आप देखेंगे वहां पर कल हम जिस जगह पर थे भटवाली में, दूसरा जो पॉइंट है, वहां पर जो भी मेहनत की उन्होंने, सड़क खोदी, थोड़ा सा रास्ता बनाया, रात को वो फिर धंस गई। दरअसल नीचे जो नदी का प्रवाह है, देखिए अब यहां से समझ में आएगा नदी का प्रवाह, देखिए अपने साथ कैसे रास्ता काट रहा है। नदी में जो सीमित रास्ते थे वो प्रवाह तेज है, वो किनारे पर टकरा रहा है। जैसे किनारे पर टकरा रहा है वो वहां की मिट्टी काट रहा है। दीपक जरा कैमरा उस तरफ ले जाइए, वहां पता चलेगा। और जब पानी को वो काट रहा है तो नीचे की मिट्टी धसक रही है, मिट्टी धसक रही है, तो कल जो रास्ता बनाया था वो फिर नीचे धसक गया। तो चुनौती यही है कि अब कैसे उसमें बड़े बोल्डर फिट किए जाए, किसी तरह उस धसान को रोका जाए। और अगर आज दोपहर तक वहां कामयाबी मिल जाती है तो आप समझिए कि गंगवानी के उस पुल तक हम पहुंच पाएंगे। पीछे जो सामान आ रहा है, अमला आ रहा है, तंत्र आ रहा है, वो भी पहुंच जाएगा। एक बार वो ब्रिज रीस्टोर हो गया, सबसे बड़ी मदद पहुंचनी आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर ये मान के भी चले कि लिच्छी यानी हर्षिल और धराली से 3-4 किलोमीटर दूर पहले भी अगर रुक जाते हैं तमाम संसाधन, तो पैदल ही उन्हें ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह के मिशन, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां हमने पहले देखी हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कम से कम कितने नजदीक एक बेस कैंप बना लें, एक ऑपरेशन कैंप बना लें। उसी के बाद वहां पर रिवैक भी हो सकता है, सर्च भी हो सकता है, रेस्क्यू भी हो सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे रिलीफ ऑपरेशन, ये जो फेजेस होते हैं ऑपरेशंस के, इनको पूरा किया जा सकेगा। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीरें लगातार आशुतोष हम तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे वहां पर अब रास्ता खुलने से मशीनरी भी पहुंच पाएगी। जो हेलीकॉप्टर से मदद अब पहुंच रही थी वो नाकाफी थी दरअसल, और काफी ज्यादा धीमी भी, और उसके रास्ते में मुश्किलें तमाम थी। सबसे पहली चुनौती मौसम की थी, उसके बाद धीरे धीरे आज भी मौसम थोड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये रास्ता भी खुल गया है। जो आशुतोष बता रहे थे हमें कि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी जेसीबी की मदद से इस रास्ते को साफ कर दिया जाए। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, टीम जो वहां पर तैनात हैं
उनके हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? अभी प्राथमिकता के तौर पर उनको क्या करना है? सबसे पहली जरूरत है वहां पर कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, क्योंकि सैटकॉम जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो एजेंसियों में कुछ अधिकारियों के पास है, तो वो आपस में वो बातचीत कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक संसाधन वहां पहुंच पड़े हैं, अगर वो एक बार इलेक्ट्रिसिटी वहां रिस्टोर हो जाती है, जैसे ही बिजली पर्याप्त हो जाती है, तो वहां पर बिजली हो जाएगी, क्योंकि रात को ऑपरेशन चलाना मुश्किल होगा। आप मान लीजिए इस लैंडस्केप पर हैं, इस लैंडस्केप पर अगर पूरी तरह मलबा भरा है, जैसे कि वहां मलबा दिखाई दे रहा है, मलबे में क्या लोग दबे हो सकते हैं, आप उन्हें कैसे निकालेंगे? दूसरा, अगर वहां की तस्वीरें आप ध्यान करें, जो आया मलबा, कई घर 8-8, 9-9 फीट ऊंचे हैं, वो पूरी तरह दब गए। कई जगहों पर 1 मंजिल 2 मंजिल तक दब गई है, आप वहां खोद नहीं सकते। और दूसरा, जो मैकेनिकल फावड़ा होता है, हाथ से ले जाकर के आप उसे नहीं हटा सकते, और इसीलिए बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, छोटी जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको बिजली सुचारू करनी है। वहां पर एक बड़ा सा पुल है, ब्रिज का इलाका, उसके नीचे सब कुछ समतल हो चुका है। उसी के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है आपके एनडीआरएफ के, जो स्निफर डॉग्स हैं, वो भेजे जाएंगे। वो कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई जीवित हो सकता है। लेकिन रेस अगेंस्ट टाइम के एक सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि ऐसी आपदाओं में अगर समय ज्यादा बीत जाता है तो बचने की संभावना कम हो जाती है। इसी के साथ आगे गंगवानी, मैं जिस पॉइंट की ओर अब आगे बढ़ रहा हूं, वो ब्रिज एक बार अगर रिस्टोर हो गया तो सबसे बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि फिर आप एक नहीं कई कंपनियां एनडीआरएफ की भी भेज पाएंगे, आपका लोकल प्रशासन भी जाएगा, आर्मी की टीम जा सकती है, और वो इतने तंत्र ले जा सकते हैं कि वहां रोप लगाना हो, उसके साथ साथ आपको अगर मेटल शीट्स लगाने हो, गाड़ियों को आगे पहुंचाना हो, यहां तक कि जो चिनूक जैसे या बड़े Mi-17 चॉपर, उनके लिए अगर आपको एक हेलीपैड भी बनाना हो टेम्परेरी, तो आप उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इवैक ऑपरेशन भी अब बहुत आसान हो जाएगा, और इसीलिए अब उम्मीद की एक किरण, एक रास्ता बना, दूसरे की ओर हम जब आगे बढ़ रहे हैं कि दूसरा बन जाएगा। जैसे ये ऑपरेशन पूरा होगा, संभवतः अगले 24 घंटे इसीलिए अब और क्रिटिकल हो जाएंगे। तो इवैक ऑपरेशन आप समझिए कि लगभग पूरा हो चुका है। कल पुष्कर सिंह धामी भी जाकर के वहां मिले, लोगों से उन्होंने वहां बातचीत की, उनको भी हिम्मत दिलाई। जो लोग यहाँ पर लौटे वो व्यथा बता रहे हैं, और साथ ही उस डरावनी तस्वीर, उस मंजर को भी याद कर रहे हैं। और जब वो मंजर हम उन तस्वीरों में देखते हैं तो समझ पाते हैं कि ये आपदा कितनी बड़ी थी। 2013 का अगर मिशन आपको याद हो कि कितना बड़ा था, एक के बाद एक लगातार, कोई भी ऐसे संसाधनों की कमी नहीं हुई थी, चाहे छोटे हेलीकॉप्टर्स हो, बड़े हेलीकॉप्टर्स हो, सड़क मार्ग से भेजना, भारतीय सेना को लगाना, एनडीआरएफ को लगाना, इतनी कंपनियां थी। लेकिन उसके बाद भी जो टेरेन था, चूंकि पहाड़ में जब भी ऐसी आपदा आती है तो वहां राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाते हैं। अब इन रास्तों पर देखिए कि सबसे बड़ा हिस्सा है, वहां पर ग्रेफ और बीआरओ की टीम लगी हुई है, कल से परसों से मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन वहां सफलता नहीं मिल रही है। और उसकी एक बड़ी वजह है वो मलबा, वो इतना नर्म है। ऊपर जिन कल पहाड़ी इलाकों से जब हमने उस सड़क को पार किया था, वहां एक फीट से भी ज्यादा चौड़ी दरारें हैं। उन दरारों में पानी भरेगा तो और मलबा नीचे आएगा। अच्छी बात बस दरअसल ये रही कि बीती रात बरसात हुई नहीं, और पानी आ कहां से रहा है। एक तस्वीर अगर मैं सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश करूं कि जब पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है तो ऐसे छोटे छोटे झरने बन जा रहे हैं। इन झरनों से पानी होते हुए, रिसते हुए दूसरी जगहों पर पहुंच रहा है। और ये इन खतरों को ही झेल करके एक साधन, एक सड़क तैयार करना इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच तस्वीरें बेहद अहम है, क्योंकि अब स्केल अप हो रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी की मशीनों से मदद, जेसीबी मशीन से वहां का रास्ता खोल दिया गया है। अब धराली पहुंचने वाला जो रास्ता है, वहां पर बचाव दल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं उस चीज़ को बयां भी कर रही हैं कि बड़े बड़े पत्थर हैं, वहाँ पर मलबा है। ऐसे में मशीनों की मदद वहाँ पर आवश्यक हो सकती है। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, कितनी टीम्स हैं वहाँ पर मौजूद जो धराली में है, और अब जब रास्ता खुल गया है तो और कितनी अतिरिक्त टीम्स वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, जिस रास्ते पर मैं हूं, पीछे एक आईटीबीपी की कंपनी है, वो आईटीबीपी की कंपनी आगे बढ़ रही है। हालांकि उनके कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ हम जहां ये गांव है, इसी गांव के उसी पड़ाव के पास एनडीआरएफ की लगभग 3 ऐसी गाड़ियां हैं, तो उनके पास उनमें स्निफर डॉग्स भी हैं, और वो मशीनें हैं जो रेस्क्यू में काम आती है। रेस्क्यू और उसी के साथ सर्च ऑपरेशन, ये 3 फेजेस में है। रिलीफ सबसे आखिरी हो जाता है। सबसे पहले होता है इवैक्यूएशन, जो जिंदा लोग आपको दिख रहे हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन। तो इवैक आपने कर लिया, जो लोग कहीं मुसीबत में वहां निकाल लिया। सर्च
सर्च ऑपरेशन जरूरी है कि अगर कोई बता रहा है कि हाँ हमारे लोग थे, उन तस्वीरों से आकलन लगाना कि जब मलबा आ रहा था कैसे लोग दाएं बाएं दिख रहे थे जो दबते जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घर के बाहर मलबा वो अंदर फंसे हों, तो सर्च ऑपरेशन होगा, फिर रिलीफ ऑपरेशन होगा। और तब रिलीफ ऑपरेशंस के लिए बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां वो जाएंगी मटेरियल लेकर के, वहां क्या कुछ और किया जा सकता है। तो अभी वहां पर पर्याप्त संख्या जो है वो लगभग 150 से 250 के बीच में है, यानी जिसमें एनडीआरएफ है, स्थानीय जो मिलिट्री के लोग थे, वहां पर जो आर्मी का एक कैंप था राजरिफ का, वो भी उसमें आ गए थे। कल जो 11 लोग थे उनको यहाँ पर घायलों को भी लाया गया था। घायलों को लाने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि जो लोग ऊपर भाग गए थे या जिन्हें ऊपर बाद में हटाया गया, ये बहुत जरूरी था। और अब इसीलिए इस मुश्किल कहने कि हर पल बेहद कठिन होता जा रहा है, चुनौतियां लगातार अभी भी बरकरार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।